वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम्स 2021 में। साइंस एंड टेक के करंट अफेयर्स के रिवीजन का ये हमारा पहला लेक्चर है। आज के इस सेशन में हम सितंबर महीने के साइंस एंड टेक के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। इस सेशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ब्रूसेलोसिस से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में चाइना के अंदर में हजारों की तादाद में लोग ब्रूसेलोसिस का टेस्ट कराने पर पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। ब्रूसेलोसिस जो है वो एक प्रकार का बैक्टीरियल डिसीज है। इसके अंदर जो ब्रूसेला है उस स्पेशीज के कारण जो भी जानवर होते हैं जैसे कि कैटल, स्वाइन, गोट्स, शिप और डॉग्स, ये लोग अफेक्ट हो जाते हैं। अगर ये इन बैक्टीरियल डिसीज से अफेक्ट हो गए और इंसान इनके डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए या फिर कोई ऐसे एनिमल प्रोडक्ट्स का वो सेवन कर ले जो कि ब्रूसेलोसिस डिसीज से अफेक्टेड है या फिर कंटामिनेटेड है, तो इंसानों को भी ब्रूसेलोसिस हो जाता है। साथ ही साथ अगर जानवरों के आसपास में रह रहे जो भी एयरबॉर्न एजेंट्स होते हैं, अगर उनको इंसानों ने इनहेल कर लिया, सांस ले लिया, और उनके जरिए भी ये ब्रूसेलोसिस हो सकता है। पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन बहुत रेयर है। इसके अलावा इसके जो सिम्टम्स हैं वो भी नॉर्मल फ्लू लाइक सिम्टम ही आते हैं। तबीयत खराब होने का मतलब है कि आपको फीवर होगा, कमज़ोरी होगी, आपका वेट लॉस होगा। इसके अलावा आप ये समझिए कि चूंकि ये बैक्टीरियल डिसीज़ है तो इसका ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक से हो सकता है। एंटीबायोटिक से ट्रीटमेंट कराने पर एक दिक्कत ये आ रही है कि हफ्तों या महीने लग जा रहे हैं इसको सही होने में, और ये दोबारा भी हो सकता है। कैट क्यू वायरस। अगर आप कोरोना वायरस से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं तो आपके लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि एक और नया वायरस जो है उसका खतरा भारत में बताया जा रहा है। इसके लिए साइंटिस्ट वार्न कर रहे हैं और इसका नाम है कैट क्यू वायरस। 2020 आपको याद रहने वाला है। वैसे 2021 अच्छा बीतेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है, बिकॉज स्टिल वैक्सीन्स का डेवलपमेंट बहुत अच्छा तो नज़र नहीं आ रहा है। खैर, कैट क्यू वायरस के बारे में बात करते हैं। ये एक प्रकार का अन्य वायरस है जिसे कैट क्यू वायरस नाम दिया गया है। चाइना में इसे लार्जली रिपोर्ट किया जा रहा है और इंडिया में भी इसके आने की संभावना है, खतरा है, ऐसा साइंटिस्ट बता रहे हैं। यह है क्या? एक प्रकार का एथ्रोपॉड बॉर्न वायरस है। एथ्रोपॉड ऐसे जीवों को कहा जाता है जिनके जॉइंट्स होते हैं, जैसे हमारे हाथों में जॉइंट्स होते हैं जिसकी वजह से हम उसे घुमा पाते हैं, तो हम भी एथ्रोपॉड ही हैं। एक आर्थो ऑयल आता है जो कि जोड़ों के दर्द के लिए होता है, आप उससे भी याद रख सकते हैं। स्प्रेड की बात करें तो नेचुरल होस्ट इसका मॉस्किटो होता है, लेकिन डोमेस्टिक पिग से ये स्टार्ट होता है, जिसके बाद मच्छर इसे कैरी करके फैला देते हैं। तो डोमेस्टिक पिग्स चूंकि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं, इसीलिए जो CQV है यानी कि कैट क्यू वायरस है, इसका खतरा भी इंडिया में ज़्यादा बताया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए ह्यूमंस पर इफेक्ट क्या होता है। बहुत ज़्यादा बुखार होता है 38 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा, और उसका कॉज भी पता नहीं चल पाता है। कई तरीके के इसके नुकसान होते हैं, जैसे कि मेनिंगिटिस, जो कि हमारा जो ब्रेन होता है उसके मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जलन हो जाती है। पेड्रियाटिक एंसेफेलाइटिस, जो कि ब्रेन की इन्फ्लेमेशन की बात है, और फेब्राइल इलनेस, जिसमें बहुत ज़्यादा फीवर होता है। इसकी वजह से ये सारे हमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं या प्रॉब्लम्स होती हैं। इंडिया वल्नरेबल क्यों है? क्योंकि जो मैमेलियन होस्ट है इसका स्वाइन, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पाया जाता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जो पुणे के रिसर्चर्स हैं, उन्होंने 883 ह्यूमन सीरम सैंपल्स में इसकी प्रेजेंस को, यानी इसकी जो एंटीबॉडीज़ हैं, उनको डिटेक्ट किया है। इसका मतलब ये है कि लोग कभी न कभी इस बीमारी के कांटेक्ट में आए हैं। दैट्स वाई ये खतरा भारत में अब बताया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल कोर्टिकोस्टेरॉइड्स के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? WHO ने नई गाइडलाइंस इशू की है कैसे कोर्टिकोस्टेरॉइड्स का इस्तेमाल हो सकता है नोवल कोरोना वायरस इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए। पहले बात करते हैं कोर्टिकोस्टेरॉइड्स की। देखो, हमारी बॉडी में एड्रेनल ग्लैंड्स के द्वारा जो नेचुरल हार्मोन्स रिलीज किए जाते हैं जिसका नाम है कोर्टिसोल, उसी की नकल की जाती है आर्टिफिशियली मेड इन कोर्टिकोस्टेरॉइड्स के द्वारा। फिर से बोलता हूं, एड्रेनल ग्लैंड्स के द्वारा नेचुरली प्रोड्यूस्ड हार्मोन रिलीज किया जाता है कोर्टिसोल। इसी नेचुरली प्रोड्यूस्ड कोर्टिसोल हार्मोन की नकल की जाती है कोर्टिकोस्टेरॉइड्स के द्वारा। इनका इस्तेमाल होता है रियूमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के इलाज के लिए। देखो, रियूमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कौन से होते हैं? जॉइंट्स में पेन होना, मसल्स में पेन होना, ये होते हैं रियूमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। नीचे लिखे भी हुए हैं, मसल्स में जलन या फिर ब्लड वेसल्स में जलन, अर्थराइटिस,
इनके इलाज के लिए इस्तेमाल होता है इस ड्रग का कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। अब बात करें WHO की नई गाइडलाइंस क्या है। WHO ने रेकमेंड किया है वो पेशेंट्स जो काफ़ी ज़्यादा बीमार हैं कोविड-19 से, उनके इलाज के लिए सिस्टमिक कोर्टिकोस्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। WHO ने यह भी हाईलाइट किया ये कोर्टिकोस्टेरॉइड्स जो हैं लो कॉस्ट, इजी टू एडमिनिस्टर और रेडिली अवेलेबल हैं, आसानी से अवेलेबल हैं, सस्ते हैं, आसानी से पेशेंट को दिए जा सकते हैं। तो कोविड-19 के पेशेंट जो ज़्यादा बीमार हैं उनको कोर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए जा सकते हैं। अगला आर्टिकल जायंट रेडियो गैलेक्सीज से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में रिसर्चर्स ने यूनिवर्स का सबसे बड़ा जायंट रेडियो गैलेक्सी फाइंड किया है। ये रेडियो गैलेक्सी क्या होता है? देखो क्या है कि यूनिवर्स में ऐसे बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं। मैक्सिमम सभी गैलेक्सीज के सेंटर में हम लोग को ब्लैक होल देखने को मिलता है। ये ब्लैक होल कभी कभी रेडियो जेट एमिट करता है। रेडियो जेट क्या है? रेडियो वेवलेंथ का एक लाइट का फॉर्म है जो कि ऑलमोस्ट स्पीड ऑफ लाइट से ही ट्रेवल करता है, और इसको देखने के लिए ना हमें रेडियो टेलीस्कोप की जरूरत होती है। अब होता यूं है कि ऐसे गैलेक्सीज जिसके सेंटर में ये ब्लैक होल है और ये रेडियो जेट एमिट कर रहे हैं, ऐसे गैलेक्सीज को हम लोग रेडियो गैलेक्सीज बोलते हैं। ये रेडियो गैलेक्सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक स्ट्रॉन्ग सोर्स होते हैं, मतलब कि रेडियो वेव्स एमिट करते हैं। इनमें भी जो जायंट रेडियो गैलेक्सीज होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, मतलब कि लगभग 30,000 से 30 लाख लाइट ईयर्स इनका साइज होता है। मतलब कि अगर हम लाइट की स्पीड से चलें तो एक छोर से दूसरे छोर की गैलेक्सी पर पहुंचने के लिए हमें 30 लाख ईयर्स लग जाएंगे अगर हम लोग लाइट की स्पीड से चलते हैं। मतलब इतने बड़े, इतने जायंट गैलेक्सीज हैं ये। लेकिन ये तो नॉर्मल गैलेक्सी हो गए। जो ये जायंट रेडियो गैलेक्सीज होते हैं ना, ये इनसे भी ज्यादा बड़े होते हैं। मतलब कि 33 लाख लाइट ईयर से भी ज्यादा बड़े गैलेक्सीज को हम लोग जायंट रेडियो गैलेक्सीज बोलते हैं, जिनके अंदर रेडियो गैलेक्सी वाले फीचर्स होते हैं। लेकिन बात यह है कि ऐसे रेडियो गैलेक्सीज जो होते हैं, जो बहुत बड़े होते हैं, उनकी रेडियो ल्यूमिनोसिटी बहुत कम होती है। मतलब कि ये जो रेडियो वेवलेंथ हम बाहर निकलते हुए देख रहे हैं ना, ये रेडियो वेव्स बहुत कमजोर होता है। इसको फाइंड करना, डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए इनके लिए हम लोग इन रेडियो गैलेक्सीज को फाइंड करने के लिए रेडियो टेलीस्कोप्स का यूज करते हैं। पहला ऐसा जायंट रेडियो गैलेक्सी 1974 में डिस्कवर किया गया था। अगला आर्टिकल हमारा हाईयांग 2C से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में चाइना ने ये हाईयांग सीरीज की तीसरी सैटेलाइट लॉन्च की है। ये जो हाईयांग 2C है, ये इसका बेसिक पर्पस ये है, जितना भी मेरीन इन्वायरमेंट है उस मेरीन इन्वायरमेंट को मॉनिटर करना। जैसे कि वेव का हाइट ज़्यादा है या कम है, हाल फिलहाल में जो भी सी सरफेस की हाइट है वो कितनी है, मेरीन इन्वायरमेंट या फिर ओशनिक इन्वायरमेंट में जो भी विंड का स्पीड है, डायरेक्शन है, टेम्परेचर है, वो कितना है, उसको मॉनिटर करना। यही सब काम है हाईयांग 2C का। अगले साल हाईयांग का एक अगला, मतलब कि हाईयांग 2D भी लॉन्च किया जाएगा चाइना के द्वारा। बात यूं की जा रही है कि जब सारी सीरीज के ये सैटेलाइट्स लॉन्च हो जाएंगे तो चाइना इस कैपेबिलिटी में रहेगा कि लगभग 6 घंटे में वो पूरे वर्ल्ड के सी सरफेस का 80% विंड मॉनिटरिंग कर सकेगा। वो हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप के बारे में है। 20 साल पूरे हो चुके हैं इस टेलीस्कोप के, दैट्स व्हाई इट वाज इन न्यूज़, और इसीलिए इस पर एक वर्कशॉप भी ऑर्गेनाइज किया गया। लोकेशन इसकी कहाँ है? लोकेशन इसकी लद्दाख के हैनले में है, माउंट सरस्वती पर। वहाँ पर इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है, वहीं पर इसे इस्टेब्लिश किया गया है, इस चंद्रा टेलीस्कोप को। ऑपरेशन ये रिमोटली ऑपरेट करता है, और इसका जो लिंक है वो सेंटर फॉर रिसर्च एंड एजुकेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि क्रेस्ट के साथ है, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलोर के तहत काम करता है। इस टेलीस्कोप का इस्तेमाल जो एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट्स हैं, यानी कि हमारे सोलर सिस्टम के बाहर के प्लैनेट्स, उन्हें ऑब्जर्व करने के लिए किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड्स को भी देखता रहता है जो हमारे सोलर सिस्टम में एंटर कर रहे हैं या आसपास से गुजर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल ह्यूमन अफ्रीकन ट्राइपेनोसोमाइसिस के बारे में है। पहले तो इसी का मतलब जान लेते हैं। ये ह्यूमन अफ्रीकन ट्राइपेनोसोमाइसिस है क्या? इसे देखो स्लीपिंग सिकनेस के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ऐसा डिजीज़ है जो पैरासाइट्स की वजह से होता है, इन्फेक्टेड सेत्से फ्लाइज के माध्यम से। फ्लाइज का मतलब होता है मक्खियाँ। WHO के अनुसार स्लीपिंग सिकनेस जो है वो
36 सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज़ में मिलता है। मतलब इस डिजीज़ के जो केसेस हैं वो 36 सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज़ में मिलते हैं। सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज़ मतलब सहारा डेजर्ट के जो नीचे वाले कंट्रीज़ हैं। अगर इस डिजीज़ को ट्रीट ना किया जाए तो इससे डेथ भी हो सकती है। ये स्लीपिंग सिकनेस यानी ह्यूमन अफ्रीकन ट्राइपेनोसोमाइसिस 2 तरह के होते हैं। पहले फर्स्ट टाइप है ट्राइपेनोसोमा ब्रूसी गैम्बियंस। ये जो टाइप है स्लीपिंग सिकनेस की, ये देखो 24 कंट्रीज़ जो वेस्ट और सेंट्रल अफ्रीका के हैं उनमें मिलने वाले पैरासाइट की वजह से होता है। और स्लीपिंग सिकनेस के टोटल जो केसेस हैं 88% तो देखो इसी टाइप के हैं। और दूसरा टाइप है स्लीपिंग सिकनेस का ट्राइपेनोसोमा ब्रूसी रोडसियंस। 13 जो अफ्रीका के देश हैं, ईस्टर्न अफ्रीका के और साउथर्न अफ्रीका के, उन 13 देशों में जो पैरासाइट मिलता है उसकी वजह से ये डिजीज़ होता है। जो बाकी बचे हुए 12% केसेस हैं स्लीपिंग सिकनेस के वो इस टाइप के हैं। और ये डेटा जो है वो 2019 का है। अब बात करें कंटेक्स्ट की। अफ्रीका में देखो टोगो पहला ऐसा देश बन गया है जिसने ह्यूमन अफ्रीकन ट्राइपेनोसोमाइसिस डिजीज़ को पूरी तरह से एलिमिनेट कर दिया है। लोकेशन आप देख लीजिए टोगो की। वेस्ट अफ्रीका में है टोगो, वेस्ट में है घाना, ईस्ट में है बेनिन, नीचे है गल्फ ऑफ गिनी। अगला आर्टिकल हमारा इंडियन ब्रेन टेम्पलेट से रिलेटेड है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस निमहंस का ये कहना है कि उन्होंने इंडियन ब्रेन टेम्पलेट्स और ब्रेन एटलस को डेवलप कर लिया है। निमहंस ये जो ब्रेन टेम्पलेट की बात कर रहा है, ये ब्रेन टेम्पलेट होते क्या है? देखो, ऐसे बहुत सारे ब्रेन का अगर हम इमेज ले लें, ठीक है, और इनको कंबाइंड फॉर्म में हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करें कि हमें ये पता चल जाए कि किस ब्रेन के हिसाब से अगर इस हिस्से में कोई परेशानी है तो मतलब ये डिसीज होगा, इस हिस्से में कोई परेशानी है तो कोई दूसरा डिसीज होगा। इस तरीके से हम लोग एक ग्रॉस रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं ब्रेन का, इसी को हम लोग ब्रेन टेम्पलेट बोलते हैं। अभी तक क्या हो रहा था कि मॉन्ट्रियल न्यूरोलॉजिकल इंडेक्स MNI टेम्पलेट का यूज इंडिया करता था। ये कॉकेशियन ब्रेन का एक ऐसा ही ग्रॉस रिप्रेजेंटेशन था। कॉकेशियन क्या होता है आपको पता होगा कि ये कॉकेशियस माउंटेन है, रशिया और यहाँ पर एशिया के बीच में आप बोल सकते हो। ये जो नीचे टर्की, अर्मेनिया, ये सारे हैं, और ग्रेट कॉकेशियन रेंज है, इनको डिवाइड करता है। तो यहाँ के जो लोग हैं इनका ये कहना है ना कि ये जो इंसानों के रूप में पहली गोरी चमड़ी, मतलब कि जो फेयर स्किन का कॉन्सेप्ट आया था वो यहीं से आया था, और यहीं से फिर यूरोपियन, अमेरिकन, इन सब लोग, ये लोग हमेशा गोरे पैदा होते हैं, मतलब या फिर गोरी स्किन आ गई हमारे यहाँ। तो इसी तरीके से 500 से ज़्यादा इंडियन पेशेंट्स का ब्रेन स्कैन किया गया और 5 अलग अलग सेट बनाए गए इंडियन ब्रेन टेम्पलेट के, और इसी तरीके से ब्रेन एटलस भी बन गया हमारा। अब ये क्या करेगा, हमारे लिए एक स्केल प्रोवाइड करेगा कि भाई अब बताओ कि इंडियन लोगों के हिसाब से किसको कितनी परेशानी है, या फिर उनका ब्रेन डेवलपमेंट का स्टेज कितना है। हमने इसको अलग अलग 5 ग्रुप में डिवाइड किया। 6 साल से लेके 60 साल तक के लोगों का ये स्कैन हुआ था। इसके बेसिस पर हम लोगों ने अलग अलग टेम्पलेट, मॉडल और स्टैंडर्ड बना लिया है। अब इससे क्या होगा कि जितनी भी एजिंग के हिसाब से जो हमारा ब्रेन डेवलपमेंट का हिसाब होता है वो हम प्रॉपरली एनालाइज कर सकेंगे। निमहंस के बारे में जाने तो निमहंस क्या है, बेंगलुरु बेस्ड एक मेडिकल इंस्टीट्यूशन है। आप समझिए कि ये ऑटोनोमसली ऑपरेट करता है और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आता है। ये समझिए कि हमारे इंडिया में जो सबसे टॉप लेवल का मेंटल हेल्थ और न्यूरो साइंस एजुकेशन सेंटर है वो निमहंस ही है। अगला आर्टिकल हमारा मीथेन बजट के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? इंटरनेशनल टीम ऑफ साइंटिस्ट ने एक अपडेट पब्लिश की है ग्लोबल मीथेन बजट के बारे में एज ए पार्ट ऑफ ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट है। तो ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के बारे में भी जानेंगे। और क्वेश्चन देखो मीथेन के बारे में पूछा जा सकता है। काफ़ी बार यूपीएससी मीथेन और इससे संबंधित दूसरे जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछ लेती हैं। पहले हम एनुअल ग्लोबल मीथेन एमिशंस की बात करें। इस रिपोर्ट में कहा गया है 2008 से लेकर 2017 के बीच का जो दशक था इसमें ग्लोबल मीथेन एमिशंस रहा 570 मिलियन टन्स, जो कि अर्ली 2000s के मुकाबले में 5% ज़्यादा है। मतलब एमिशन जो है मीथेन का पहले के अपेक्षाकृत ज़्यादा हो रहा है।
ये एस्टिमेट लगाया गया इस ग्लोबल मीथेन बजट में। वेटलैंड्स लार्जेस्ट नेचुरल रिसोर्स हैं मीथेन का। वेटलैंड्स के साथ साथ दूसरे सोर्सेज जैसे एग्रीकल्चर, वेस्ट एंड फॉसिल फ्यूल्स, ये सब मिला के मीथेन के एमिशन में 60% कंट्रीब्यूट करते हैं। वैसे तो वेटलैंड्स जो हैं ग्लोबल मीथेन के बजट में 20 से लेकर 30% तक कंट्रीब्यूट करते हैं, बट एमिशंस हर जगह सेम नहीं है। लैटिट्यूड्स के हिसाब से एमिशन वेरी करता है। जैसे देखो, ट्रॉपिकल एरियाज में मीथेन का एमिशन ज़्यादा होता है वेटलैंड से, जबकि हायर लैटिट्यूड्स में जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे पोल्स की तरफ या फिर टेम्परेट जोन्स में मीथेन का एमिशन कम होता है। मीथेन के बारे में बेसिक जानकारी डिस्कस करें। मीथेन देखो एमिट होती है काफ़ी सारे मैन मेड सोर्सेज से, जैसे लैंडफिल्स, एग्रीकल्चर, फॉसिल फ्यूल्स या फिर नेचुरल सिस्टम, फॉर एग्जांपल वेटलैंड्स। ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है जिसको ह्यूमन बींग्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं CO2 के बाद। इवन प्री इंडस्ट्रियल ईरा से एटमॉस्फेरिक मीथेन की जो मात्रा है वो लगातार बढ़ती जा रही है और क्लाइमेट चेंज का ये भी एक मेजर रीज़न है। कार्बन डाइऑक्साइड तो देखो एटमॉस्फेयर में लंबे समय तक इंट्रेंस्ड रहती है, मौजूद रहती है, बट इसके विपरीत मीथेन का जो लाइफ टाइम है एटमॉस्फेयर में छोटा होता है। अगर हम एमिशंस में मेजर चेंजेस लेके आ जाएं तो एटमॉस्फेयर से तो मीथेन को क्विकली रिमूव किया जा सकता है। लास्ट में बात करें ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट की। ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्वांटिफाई करती है कितना ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशंस हो रहा है और उनके कारण क्या है। मतलब एमिशंस को मेजर करने की कोशिश की जाती है कि कितना एमिशन हो रहा है। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2001 में। इस प्रोजेक्ट में जो मेजर ग्रीन हाउस गैसेस हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, इन तीनों के ग्लोबल बजट शामिल हैं। जैसे देखो ये जो आर्टिकल हमने डिस्कस किया इसका तो कंटेक्स्ट भी यही है ना कि ग्लोबल मीथेन बजट के ऊपर अपडेट किया गया और ग्लोबल मीथेन बजट जो है ये ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट का पार्ट है। तो जैसे ग्लोबल मीथेन प्रोजेक्ट को रिलीज किया जाता है ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के अंतर्गत, ठीक उसी प्रकार से ग्लोबल नाइट्रस ऑक्साइड प्रोजेक्ट को और ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोजेक्ट को भी रिलीज किया जाता है। इस प्रोजेक्ट का मेन जो मकसद है वो है कार्बन साइकिल को पूरी तरह से समझना। ये प्रोजेक्ट काफ़ी सारे एमिशन एक्सपर्ट्स, अर्थ साइंटिस्ट और इकोनॉमिस्ट को एक मंच पर लेके आता है ताकि ग्रीन हाउस गैसेस की जो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जा रही है इस समस्या को एड्रेस किया जा सके। करंटली चेयरमैन कौन है ये याद रखने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए, जो अगला आर्टिकल है वो नासा के डेटा सोनिफिकेशन प्रोजेक्ट के बारे में है। हाल ही में नासा का जो चंद्रा एक्सरे सेंटर है CXC, वो एक कदम आगे बढ़ते हैं और उन्होंने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। उस प्रोजेक्ट का नाम है सोनिफिकेशन प्रोजेक्ट, डेटा सोनिफिकेशन प्रोजेक्ट। अब इसमें होगा क्या डेटा सोनिफिकेशन प्रोजेक्ट में? इसमें जो एस्ट्रोनॉमिकल डेटा है जो इमेजेस से कलेक्ट किया जाएगा, हम उसे ऑडियो में कन्वर्ट कर देंगे ताकि आप उसे सुन सकें। डेटा सोनिफिकेशन, आप इसका मतलब समझ लेंगे तो आपको इस प्रोजेक्ट में हो क्या रहा है ये भी समझ में आ जाएगा। डेटा सोनिफिकेशन का मतलब ये होता है कि हम किसी इमेज में जो डेटा है, जो इमेज होगी उसमें कुछ पिक्चर्स होंगी। जैसे मान लीजिए ये इमेज आपको जो स्क्रीन पर दिख रही है, इसमें कुछ लाइट सोर्सेज दिख रहे हैं, ठीक है। अब ये जो इमेज है ये अपने आप में कुछ डेटा, कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करके रखे हुए है। हम इस डेटा को कुछ साउंड वैल्यू ग्रांट कर देंगे और जो साउंड वैल्यू हम इस इमेज में कंटेंट डेटा को देंगे, इसी प्रक्रिया को डेटा सोनिफिकेशन कहा जाएगा। डेटा विजुअलाइजेशन को हम एक ऑडिटरी वर्जन में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब उसे सुना जा सके। इसका मतलब यह है कि एक ग्राफ जो होगा वो यहां से इस इमेज पर जब मूव करेगा तो इमेज में जो डेटा आपको दिख रहा है, जो पिक्चर्स आपको या जो भी विजुअल इंफॉर्मेशन आपके पास है, वो कुछ आपको साउंड में सुनाई देगा। जहां पर ब्राइटनेस ज़्यादा है या लाइट ज़्यादा है वहां पर आपको साउंड वेरिएशन ज़्यादा मिलेगा और जहां पर डार्कनेस है वहां पर साउंड वेरिएशन कम मिलेगा। मतलब जब ये बार इस इमेज पर ऐसे आगे बढ़ेगा तो यहां पर देखिए जो ब्राइटनेस है, जो लाइट है वो ज़्यादा है, तो यहां पर आपको ज़्यादा साउंड दिखेगा और यहां पर देखिए बिल्कुल
कम लाइट है तो कम साउंड हो जाएगा, यहाँ पर फिर से लाइट है तो ज़्यादा लाइट हो जाएगा, ज़्यादा साउंड हो जाएगा, यहाँ पर देखिए लाइट है तो आपको तेज साउंड सुनाई देगा। तो इस तरीके से जो इन्फॉर्मेशन इस इमेज में है उसे एक साउंड वैल्यू दे दी जाएगी और फिर आप इस इमेज में कंटेंट इन्फॉर्मेशन को सुन पाएंगे। मतलब समझ रहे हैं ना आपकी क्या हो रहा है यहाँ पर, आप इमेज की इन्फॉर्मेशन को सुनने में कैपेबल होंगे एंड दैट इज डेटा सोनिफिकेशन। बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पर होगा, यहाँ से एक बार जो है वो इसको क्रॉस करेगा और ये जो आपको इमेज में कुछ ऑब्जेक्ट दिख रहा है, जब ये इसके ऊपर से गुजरेगा तो यहाँ पर इसकी साउंड इंक्रीज हो जाएगी और जब इसको क्रॉस करेगा तो फिर साउंड अगेन डाउन हो जाएगी। इससे आप ये फील कर पाएंगे कि अच्छा इमेज में कोई ऑब्जेक्ट है जिसको ये डेटा है जिस पर से ये बार क्रॉस कर रहा है और उसकी साउंड हम सुन पा रहे हैं। इससे जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स हैं उन्हें भी थोड़ी सी आसानी होगी, वो स्पेस के साउंड को सुन पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग गया होगा। वैसे डेटा सोनिफिकेशन की 1-2 वीडियोस नासा ने पब्लिक करी हैं, आप चाहें तो उन्हें सुन भी सकते हैं। सिंपली आप गूगल सर्च करके उन्हें अवेल कर पाएंगे। तो जो इमेजेस पर साउंड आ रहा है ना जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, यू कैन ऑल्सो हियर दोज साउंड्स। नासा का जो डेटा सोनिफिकेशन प्रोजेक्ट है उसमें जो यूजर्स हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट साउंड होगा, ये भी बात है। एस्ट्रोनॉमिकल इमेजेस को हम इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे कि उन्हें सुना जा सके। जैसे स्टार का बर्थ होना, क्लाउड डस्ट को, इवन ब्लैक होल को हम सुन पाएंगे पिच्ड साउंड में। जो नासा का डिस्टेंट टेलीस्कोप है वो जब भी डिजिटल डेटा को कलेक्ट करता है तो 0 और 1 के फॉर्म में कलेक्ट करता है। 0 और 1 के फॉर्म में जो डेटा गैदर किया जाता है इसे कंप्यूटर के लैंग्वेज में बाइनरी लैंग्वेज कहा जाता है। उसी के फॉर्म में जो भी डेटा वगैरह कलेक्ट होता है उसे पहले कलेक्ट करते हैं और बाद में उसे इमेजेस में कन्वर्ट कर देते हैं। इमेजेस जो कन्वर्ट की जाती हैं वो तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती हैं लाइट और रेडिएशन का। डिफरेंट वेवलेंथ के जो लाइट्स एंड रेडिएशंस होते हैं उन्हें एक इमेज के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है ताकि आप उन्हें देख सकें। उसी डेटा को अगर हम चाहें तो हम वॉल्यूम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और वही अब हम डेटा सोनिफिकेशन प्रोजेक्ट के तहत देखेंगे, जो कि नासा का एक बहुत ही बढ़िया सा प्रोजेक्ट है जो उन्होंने अभी हाल ही में लॉन्च किया है। चंद्रा एक्सरे प्रोजेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं जिसमें ये सारा काम होने वाला है। इसे एक स्पेस शटल के माध्यम से लॉन्च किया गया था 1999 में, स्पेस शटल कोलंबिया के माध्यम से। जो चंद्रा ये एक्सरे ऑब्जर्वेटरी है ये एक्सरे सोर्सेज को लेकर काफ़ी सेंसिटिव है। मतलब इसके पहले के जो एक्सरे टेलीस्कोप वर्जन्स हुआ करते थे उनसे 100 गुना ज़्यादा अर्थ के एटमॉस्फेयर में बहुत सारी एक्सरेज आती हैं, बट जो अर्थ बेस्ड टेलीस्कोप हैं जो धरती पर लगाए जाते हैं उनसे उन्हें डिटेक्ट करने में प्रॉब्लम होती है। तो स्पेस बेस्ड जो टेलीस्कोप्स होंगे जैसे कि ये चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी है, वहाँ से इन एक्सरेज को ऑब्जर्व करना, डिटेक्ट करना ज़्यादा आसान होता है। जो टेलीस्कोप है उसका नाम नोबेल प्राइज विनिंग इंडियन एस्ट्रोफिजिसिस्ट सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी के नाम पर रखा गया है। जो अगला आर्टिकल है वो फॉस्फीन गैस के बारे में है। फॉस्फीन गैस को अभी वीनस पे आइडेंटिफाई किया गया है। वीनस यानी कि शुक्र, जो कि आपको चमकता हुआ तारे की तरह दिखता है। देखिए जो शुक्र है उसके बारे में भी बात करते हैं। बिफोर दैट एक इंटरनेशनल टीम है एस्ट्रोनॉमर्स की जिन्होंने फॉस्फीन गैस को वीनस के एटमॉस्फेयर में डिस्कवर किया है। ये डिस्कवरी इंपॉर्टेंट है इन वेरियस पर्सपेक्टिव्स। फॉस्फीन एक कलरलेस गैस होती है, इसका कोई कलर नहीं होता, लेकिन ये जलती है, फ्लेमेबल है और एक्सप्लोजिव भी है। मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे भी इसमें विस्फोट हो सकता है। इसकी जो महक है, जो गंध है, वो या तो लहसुन की तरह या फिर सड़ी हुई मछली की तरह होती है। मतलब ऑब्वियस सी बात है कि इसकी महक तो अच्छी नहीं होती है और ये पानी में सॉल्युबल है स्लाइटली, पूरी तरीके से नहीं। इसे बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस किया जा सकता है या फिर प्लांट्स एंड एनिमल के डीके से भी ये तैयार हो जाता है। देखिए वीनस की बात करते हैं, ये अर्थ का क्लोजेस्ट प्लैनेट है। मतलब अर्थ के सबसे नज़दीक आपको वीनस मिलेगा और देखिए सबसे पहले तो आपको नेपच्यून मिलेगा, देन वीनस, देन अर्थ, देन मार्स। तो यहाँ पर अर्थ के सबसे नज़दीक जो है वो वीनस है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो मोर एंड लेस अर्थ की तरह ही है, लेकिन चूंकि यहाँ पर एक बहुत ही थिक और टॉक्सिक एटमॉस्फेयर है जो कि सन हीट को ट्रैप करके रखता है, उसी की वजह से इसका जो टेम्परेचर है वो 880 डिग्री फ़ारेनहाइट या 471 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। दैट्स वाई ये हमें चमकता हुआ तारे की तरह दिखता है। ठीक है। इम्पोर्टेंट आर्टिकल रियल मैंगो सॉफ्टवेयर के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की
10 सितंबर 2020 और स्वागत है आपका फिल्म बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल रियल मैंगो सॉफ्टवेयर के बारे में है। क्या आपने कभी तत्काल के थ्रू कोई रेलवे टिकट बुकिंग करने की कोशिश की है? अगर की है तो आपने ये रियलाइज़ होगा कि टिकट बुक करने में बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन देखो, कुछ लोगों ने एक इल्लीगल सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिया और उस इल्लीगल सॉफ्टवेयर का नाम है रियल मैंगो सॉफ्टवेयर। जब आप टिकट बुक करते हो तो आपको इस प्रकार का एक कोड भरना पड़ता है जिसे कैप्चा कहा जाता है। इस कोड भरने में काफ़ी समय लग जाता है। फिर आप पेमेंट करते हो तो OTP आता है, OTP में समय लग जाता है। पैसेंजर की डिटेल्स फिल करने में समय लग जाता है। लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर है ना, इल्लीगल सॉफ्टवेयर, रियल मैंगो सॉफ्टवेयर, ये कैप्चा कोड नहीं भरने देता, मतलब इस पूरी प्रोसेस को बाईपास कर देता है। OTP आता है, वो भी पूरा सिंक्रोनाइज हो जाता है, जल्दी से OTP आ जाता है और अपने आप फिल हो जाता है। इसके अलावा पैसेंजर की जो डिटेल्स हैं वो पहले से फिल होती हैं और ऑटोमेटिकली एक क्लिक करते ही सारी डिटेल्स फिल हो जाती हैं। मतलब विद इन सेकेंड्स टिकट्स बुक हो जाती हैं इस सॉफ्टवेयर की सहायता से। खास करके टिकट बुकिंग वाले जो लोग हैं वो काफ़ी तगड़ा मुनाफा कमा रहे थे इस सॉफ्टवेयर की सहायता से, लेकिन आमजनों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। अब रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है इंडियन रेलवेज की, उन्होंने इस इल्लीगल सॉफ्टवेयर के ऑपरेशन को डिसरप्ट कर दिया है। इंफॉर्मेशन सप्लाई की गई है RPF के द्वारा सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम को। ये अब सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी लैप्सेस को एड्रेस करेगा ताकि आगे से इस प्रकार का कोई इल्लीगल सॉफ्टवेयर पूरी प्रोसेस का फ़ायदा ना उठा सके। हम बात करें सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम की, ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा सेटअप की गई थी एज ए सोसाइटी जुलाई 1986 में। आप इसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विंग कह सकते हो इंडियन रेलवेज की। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। फंक्शन क्या है ये देखो, इंडियन रेलवेज के IT संबंधित फंक्शंस परफॉर्म करती हैं, जैसे कि पैसेंजर टिकटिंग, फ्लीट ऑपरेशंस, ट्रेन डिस्पैचिंग एंड कंट्रोल, क्रू मैनेजमेंट और सबसे लास्ट में प्रोक्योरमेंट। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल हमारा स्क्रब टाइफस से रिलेटेड है। स्क्रब टाइफस का आउटब्रेक देखा गया नागालैंड के नोकलाक डिस्ट्रिक्ट में। स्क्रब टाइफस एक प्रकार का बैक्टीरियल डिसीज है जो कि नोकलाक डिस्ट्रिक्ट में 5 मौत और 600 इन्फेक्शंस का कारण बन गया। बात करें स्क्रब टाइफस की तो ये लार्वल माइट्स होते हैं, जैसे कि दीमक हो गए या फिर घून होता है जैसे, वैसे ही कुछ हैं ये। इनके काटने से ये बीमारी हो जाती है और इसमें सिम्टम क्या होंगे? आपकी बुखार आएगा, सिर दर्द हो सकता है, बॉडी एक होगा और कभी कभी रैशेस भी होते हैं। कहाँ पर पाया जा सकता है ये? तो नदर्न ऑस्ट्रेलिया, सदर्न साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया, चाइना, जापान, इंडिया के रूरल एरियाज़ में पाया जाता है। ट्रीटमेंट के नाम पे कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, कोई भी वैक्सीन इसके लिए अभी तक अवेलेबल नहीं है। आर्टिकल हमारा शू इन्फेक्शन से रिलेटेड है। शू की स्पेलिंग XOO है, याद रखिएगा। शू इन्फेक्शन जो है, यहाँ पर हाल फिलहाल में सेंटर फॉर प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मतलब कि CPMB के कुछ चुनिंदा साइंटिस्ट ने एक नया मैकेनिज्म अनकवर किया है जिसके अंदर उनको ये पता चला है कि एक बैक्टीरियम है जिसका नाम है शू। ये राइस के पौधों के साथ इंटरेक्ट करता है और उनको डिसीज्ड बना देता है। उनके डिसीज का कारण ये शू बैक्टीरियम है। बात करते हैं इसकी कि ये भाई ऐसा क्या हो गया जो ये राइस के प्लांट्स को बैक्टीरिया डिसीज कर दे रहा है। आपने बैक्टीरियल ब्लाइट का नाम सुना होगा। बैक्टीरियल ब्लाइट का क्या मतलब होता है? कोई भी अगर हरी पत्ती है वो धीरे धीरे आप देखोगे ऐसा लगता है कि पत्ती सूख गई और भूरे रंग की हो गई, है ना। तो ऐसा जब पूरा पत्ती भूरा हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं बैक्टीरियल ब्लाइट। उसी के पीछे का ये एक रीज़न है, उसके पीछे जो बैक्टीरिया कॉजिंग है वो है शू, ठीक है। ये भी लीफ ब्लाइट बैक्टीरिया के मतलब बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट इससे हो जाता है। शू जो है वो एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। हालांकि ये जो टर्म है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि काफ़ी कठिन है। मैंने इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ने की कोशिश की। वो कुछ ग्राम के बैक्टीरिया पर टेस्ट करते हैं, कुछ वॉयलेट स्टेन्स निकल कर आते हैं जो कि यहाँ पर इस बैक्टीरिया से नहीं निकलते हैं, इसीलिए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बोल दे रहे हैं, जो कि हमारे UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से तो हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि लिखा है तो आपके मन में भी आशा जगेगी और आप खोजने जाएंगे, इससे अच्छा मैं आपको बता देता हूँ, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है।
बेसिक कंसर्न वही है भाई कि अब पूरे विश्व भर में जितने भी ये चावल की खेती हो रही है, इसका यील्ड जो है वो कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो प्रॉब्लम आ जा रही है। बात करते हैं इसके ट्रांसमिशन की, तो आपको पता है लीफ शीथ होता है, मतलब ये डंडी जहाँ से स्टार्ट होती है पत्तियों की, वहाँ से ये फैलना स्टार्ट होता है, फिर धीरे धीरे पूरे पत्तियों में ये फैल जाता है। और ये बीमारी जो है ना, एक पेड़ से दूसरे पेड़ के लिए पानी के माध्यम से भी जा सकती है, हवा से भी जा सकता है, पानी से भी जा सकता है। चूंकि हमें पता है कि जब भी राइस पैडीज की बात करते हैं तो वो पूरा का पूरा रीजन फ्लडेड होता है, मतलब कि वहाँ पर पानी खूब बढ़िया, मतलब आपको भी पता होगा ना, चावल की खेती में हम लोग पानी से उसको डुबो देते हैं, तो पानी बहुत ज़्यादा है, एक पेड़ से दूसरे पौधे तक, मतलब एक पौधे से दूसरे पौधे तक खूब आराम से पहुँच जाएगा, ये उनके जड़ों में पहुँच जाता है, उनकी पत्तियों को अफेक्ट कर देता है, हवा से भी फैलता है। और केवल चावल के ही पौधे नहीं बल्कि आसपास के और भी जो पौधे होते हैं उनको भी अफेक्ट कर देता है ये, तो इसीलिए खतरनाक तो है ये जू इन्फेक्शन। प्रिवेंशन कैसे हो सकता है? सबसे कॉमन मेथड अभी तक लोग यही बता रहे हैं कि हम लोग एक ऐसी राइस की वैरायटी निकालें जिसमें हम उसके जीन्स को थोड़ा मॉडिफाई कर दें और वो उसको हम बना देते हैं सू रेसिस्टेंट, जिससे सू नहीं होगा, तभी जाके इसका इलाज हो पाएगा। अब एक नया अप्रोच ये आया इसमें, जो अभी हम बात कर रहे थे ना, सेंटर फॉर प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये एक्चुअल में हैदराबाद के ओस्मानिया यूनिवर्सिटी के ये वाली बात हो रही है उसके अंदर में। तो यहाँ का जो सेंटर फॉर प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, यहाँ के साइंटिस्ट ने एक नया मेथड ईजाद किया। इन्होंने बोला कि भाई ये जो सू बैक्टीरियम है ना, इसी से कुछ मॉलिक्यूल्स डिराइव करते हैं, या फिर जो इन्फेक्टेड राइस सेल वॉल्स हैं वहाँ से कुछ हम मॉलिक्यूल्स डिराइव करते हैं और उसी से राइस को ट्रीट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक सेल्यूलेज है, सेल्यूलेज मतलब कि एक सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम है जो कि सू ही सिक्रेट करता है इनको। तो ऐसे जगहों, मतलब इसको हम अप्लाई करते हैं और हम इसका इम्यून रिस्पॉन्स देखते हैं, तब समझ में आता है कि हाँ भाई फिर तो हम बच जाएंगे, फिर राइस के पौधे पर ये इन्फेक्शन नहीं आएगा। ये जो सेल्यूलेज प्रोटीन है इसके पास एक टिपिकल वैक्सीन काइंड ऑफ फीचर है जो कि राइस के पौधों को इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसी से फिर उन्होंने बना लिया कि हम एक वैक्सीन डेवलप कर लेते हैं। अभी तक केवल और केवल हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन के साथ ही इसको हम लोग सही कर सकते थे, तो अब एक नया मेथड है, इसीलिए ये न्यूज़ में भी रहा था। राइस की बात करें, खारिफ क्रॉप है, 22 से 32 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर चाहिए, ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए, 150 से 300 सेंटीमीटर का रेनफॉल होना चाहिए, डीप क्लेई या लोमी सॉइल की ज़रूरत होती है इसको। आसाम, वेस्ट बंगाल, ओडिशा के कोस्टल एरियाज़ में, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, इन सब के कोस्टल एरियाज़ में, केरला, महाराष्ट्र, इवन उत्तर प्रदेश और बिहार वाले रीजन में भी हम राइस की पैदावार देख सकते हैं। बहुत सारे डिसीज़ होते हैं राइस को, केवल यही सू इन्फेक्शन ही नहीं है। जैसे एक शीथ ब्लाइट होता है, ये तो जैसे आपने लीफ ब्लाइट सुन लिया या फिर बैक्टीरियम ब्लाइट सुन लिया। शीथ ब्लाइट जो होता है वो फंगस के कारण होता है। ये राइजोक्टोनिया सलोनी करके एक फंगस है, उसके कारण होता है। इसके अलावा ब्राउन स्पॉट है, ये भी एक फंगल डिसीज़ है, बहुत कॉमन है। टंगरो करके है, ये 2 वायरसेस कॉम्बिनेशन से होता है। ये बेसिकली लीफ होपर होते हैं ना, उनसे ट्रांसमिट होता है। एक आता है बेकानी, ये एक फंगल डिसीज़ है। ये भी ब्लास्ट में भी फंगस कारण ही है। मैग्नापोर्थे ऑर्जे नाम है इसका। हालांकि ये सब नाम तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप समझ लीजिए कि यहाँ ब्राउन स्पॉट, टंगरो, बेकाने, ब्लास्ट, दीज आर इन न्यूज़। तो पूछेगा कि हाँ ये किससे रिलेटेड है, तो आप बताएंगे कि हाँ ये सब राइस के इन्फेक्शन से रिलेटेड है। फिर हम बात कर रहे थे हर बार सेंटर फॉर प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी CPMB की। 1990 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, इसीलिए कि भाई जितने भी प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाले साइंस होते हैं ना, आप इस पर आराम से छानबीन करो, रिसर्च करो। इसके 7 सेंटर्स हैं एक्सेलेंस के। अब यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ही सारे फाइनेंशियल असिस्टेंस इन 7 सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस को CPMB के प्रोवाइड करता है। अभी फिलहाल प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात करें तो हमारे देश में ये वन ऑफ द लीडिंग सेंटर्स है जो कि मॉलिक्यूलर बेसिस पर प्लांट लाइफ के बारे में पढ़ाई करता है। नेक्स्ट आर्टिकल, DNA टेक्नोलॉजी यूज एंड एप्लीकेशन रेगुलेशन बिल 2019। देखिए, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी बैठी गई थी DNA टेक्नोलॉजी यूज एंड एप्लीकेशन रेगुलेशन बिल 2019 को स्टडी करने के लिए। स्टडी करने के बाद इन्होंने अपना कंसर्न रेस किया है ये बिल को लेकर। इन्होंने यही कहा कि देखिए इतनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है ये, अगर क्रिमिनल्स के हाथ में लग गई तो इसका मिसयूज किया जा सकता है। यही इनके कंसर्न्स थे। अब देख लेते हैं कि प्रोविजंस क्या है ये बिल के। बिल में ये बताया गया है कि DNA टेक्नोलॉजी जो है किसी पर्सन की आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है और DNA टेस्टिंग को अलाउ किया जाएगा इन रेस्पेक्ट ऑफ ओनली फ्यू मैटर्स जो ये बिल में बताए गए हैं, जैसा कि मैटर्स जो इंडियन पीनल कोड के होंगे,
इंडियन पीनल कोड के ऑफेंसेस से रिलेटेड कोई भी मैटर होंगे तो आप डीएनए टेस्टिंग के लिए जा सकते हो। और सिविल मैटर्स जैसा कि पैटर्निटी सूट्स के लिए भी आप डीएनए टेस्टिंग करवा सकते हो, या फिर किसी इंडिविजुअल की आइडेंटिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए भी डीएनए टेस्टिंग के लिए आप जा सकते हो। टेस्टिंग के लिए नेशनल लेवल पे बैंक्स बने जाएंगे और रीजनल डीएनए डाटा बैंक्स भी होंगे। डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ये एक मॉलिक्यूल है जो बायोलॉजिकल इंस्ट्रक्शन को कैरी आउट करती है, जिसकी वजह से एक ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ और डेवलपमेंट में मदद मिलती है। डीएनए हर पर्सन का यूनिक होता है और इनके जो सीक्वेंस होते हैं डीएनए के वो भी वैरी करते हैं पर्सन टू पर्सन। जैसा कि आपका बायोमेट्रिक होगा यूनिक, वैसे ही डीएनए यूनिक होगा। और ये यूज़ किया जा सकता है। डीएनए प्रोफाइलिंग एंड सैम्पलिंग क्या है? देखिए, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो ब्लड की वजह से सीमेन, सैलिवा, यूरिन, फेसेस, हेयर, टीथ, बोन, टिश्यू और सेल से मालूम किया जा सकता है। डीएनए प्रोफाइलिंग जिसको कहते हैं हम। डीएनए का पैटर्न मालूम करने के लिए स्पेसिफिकली ये डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए जाते हैं। इसका बेनिफिट क्या होगा? देखिए, ये बिल का बेनिफिट कुछ इस तरह से होगा कि मिसिंग पर्सन को आइडेंटिफाई किया जा सकता है और अनआइडेंटिफाइड जो डिजीज पर्सन है, इंक्लूडिंग डिजास्टर विक्टिम, बर्न विक्टिम, एक्सीडेंट विक्टिम, जिसकी वजह से चेहरे नहीं दिखते हैं, जिस्म के कपड़े नहीं दिखते हैं, तो ऐसे पर्सन्स को एक्सीडेंट्स के वक्त या डिजास्टर्स के वक्त या बर्न विक्टिम्स को किस तरह से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो हम ये देखिए, ब्लड की वजह से, सीमेन की वजह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये पर्सन्स को। और साथ ही साथ जो रिपीटेड ऑफेंडर्स होते हैं, हीनस क्राइम्स किए हुए सच एज रेप एंड मर्डर, इनको भी ट्रेस कर सकते हैं डीएनए सैम्पलिंग अगर हमारे पास है तो। और जस्टिस डिलीवर करने के लिए और रॉन्गफुल कन्विक्शंस कम से कम करने के लिए भी डीएनए सैम्पलिंग के बैंक्स होना हमारे पास ज़रूरी होता है। तो इसकी वजह से हमें क्या होगा, रिलायबल जस्टिस मिलेगी और इन्हांसिंग एक्यूरेसी ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज़, और कम समय में हम केस सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर ये गलत हाथों में पड़ गई, ये डीएनए जो सीक्वेंसिंग हम करेंगे, तो इसका मिसयूज भी किया जा सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर ITER। इंडिया ने रिसेंटली 50% अपना वर्क खत्म कर दिया है जो कि ITER प्रोजेक्ट के लिए इंडिया कर रहा था। ITER प्रोजेक्ट क्या होता है? इसको 1985 में लॉन्च किया गया था। ITER एक एक्सपेरिमेंटल फ्यूजन रिएक्टर फैसिलिटी है जो कि करंटली अंडर कंस्ट्रक्शन है। कादारच एक साउथ ऑफ फ्रांस में शहर है, वहाँ पे ये बन रहा है। इसका एम क्या है? इसका एम ये है कि किस तरह से न्यूक्लियर फ्यूजन को हम फ्यूचर पर्पस के लिए एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज कर सकते हैं, उसको बताएं। और सेकेंडली, ये एक वर्ल्ड का लार्जेस्ट टोकामाक बना रहा है थ्रू एन इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। बहुत सारे कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं ये टोकामाक बनाने के लिए। टोकामाक एक टर्बुलेंस जैसा होगा जो कि फ्यूजन एनर्जी को और भी ज़्यादा बढ़ाएगा। ठीक है, अगर एक बार ये कंप्लीट हो जाए तो ITER फर्स्ट फ्यूजन डिवाइस होगा जो प्रोड्यूस करेगा नेट एनर्जी बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में। ITER मेंबर्स कौन से हैं? देखिए, ITER अग्रीमेंट को साइन किए हैं चाइना ने, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, जापान, कोरिया, रशिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स एंड अदर्स 35 नेशंस। इंडिया ने $2.2 बिलियन कंट्रीब्यूट किया है इस एफर्ट के लिए। ITER इंडिया जो कि इंडिया का डोमेस्टिक एजेंसी है जिसको स्पेशली एम्पावर्ड किया गया है फॉर द प्रोजेक्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च। ये एक एडेड ऑर्गेनाइजेशन है जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत काम करती है। इंडिया जो कि ITER को ज्वाइन करता है 2005 में, इसकी फॉर्मल रेस्पॉन्सिबिलिटी कुछ इस तरह से है कि डिलीवरी ऑफ क्रायोस्टैट, इन्वॉल्व शील्डिंग, कूलिंग वाटर सिस्टम, क्रायोजेनिक सिस्टम, हीटिंग सिस्टम, डायग्नोस्टिक न्यूट्रल बीम सिस्टम, पावर सप्लाईज एंड सम डायग्नोस्टिक्स, ये सब ITER में इंडिया देखेगा। यहाँ पे टोकामाक क्या है? जैसा कि मैंने कहा, द टोकामाक इज एन एक्सपेरिमेंटल मैग्नेटिक फ्यूजन डिवाइस डिजाइन टू हार्नेस द एनर्जी ऑफ फ्यूजन, के एनर्जी ऑफ जो फ्यूजन होगा उसको और भी ज्यादा तेज बनाता है और भी ज्यादा बनाता है। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।